आज मेरा मन बहुत बेचैन था। मैंने मोहित को फोन कर लिया। उससे पूछा, मोहित तुम कब आओगे? उसे विदेश गए हुए काफी समय हो चुका था। मोहित ने जवाब दिया, पूजा अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, आखिर तुम घर क्यों नहीं आना चाहते? वह बोला, पूजा समझने की कोशिश करो। हमारे घर की स्थिति तभी बेहतर होगी जब मैं कड़ी मेहनत करूंगा। बार बार छुट्टियां लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। थोड़ा सब्र करो, मैं जल्दी लौटूंगा। अगर अपने खर्चे पर घर आया तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी जब छुट्टियां देगी तब वह खर्चा भी उठाएगी और मेरे वेतन में कटौती भी नहीं होगी। मोहित अपनी मजबूरी बता रहा था, मगर मेरा दिल उदास हो गया। मैं फिर भी जिद करने लगी, कोई बात नहीं, अपने पैसे खर्च करो, छुट्टी लेकर चले आओ। वह बोला, इतना पैसा घर आने में खर्च कर दूं तो घर कैसे चलेगा? बस कुछ महीने और इंतजार कर लो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे, मगर शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही मोहित विदेश चला गया था। मैं उसका इंतजार करते करते थक चुकी थी। नई शादी के सारे सपने टूट गए थे। मैंने कितने ख्वाब सजाए थे, मोहित के साथ घूमना, प्यार भरी बातें करना, हर रात उसकी बाहों में बिताना, मगर सब सपने चूर चूर हो गए। मोहित भी विदेश से फोन पर अपनी बेचैनी बताता था। हर बार कहता, अब मैं और नहीं रह सकता, जल्दी घर आ जाऊंगा। उसकी बातों से मुझे उम्मीद बनती कि वह जल्दी लौट आएगा, मगर इंतजार करते करते 2 साल बीत गए और वह अब तक नहीं आया। हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता था। मोहित कहता था, पूजा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, तुमसे और परिवार से इतनी दूर रहना। परदेश में रहकर कमाई करना कोई आसान काम नहीं। मालिकों की हर बात माननी पड़ती है, वरना वे नौकरी से निकालने में जरा भी देर नहीं करते। तुम्हें तो पता है आजकल बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। उन्हें मजदूरों की कोई कमी नहीं। मुझे निकाल देंगे तो उन्हें दूसरा मजदूर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मेरी नौकरी जाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी ही नहीं मिलती तो मैं कैसे लौटूं? शादी के बाद से मैं मोहित से अलग ही थी, जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर दिन काट रही थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मोहित के बिना रहना मेरे लिए और मुश्किल होता जा रहा था। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, फिर भी मेरे सारे जज्बात मोहित के लिए ही थे। उन 2 महीनों में रमन ने मुझे जो प्यार दिया, मैं तो उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकती थी। लेकिन मोहित सिर्फ 3 महीने बाद यह कहकर चला गया कि वह जल्दी लौटेगा और हम अपना अलग घर बनाएंगे। ससुराल में सेवा करते करते मेरा मन भर चुका था। अगर दिल खुश हो तो ससुराल की सेवा में भी आनंद आता है, लेकिन ना पति मेरे साथ था, ना उसका प्यार। मैं बेकार में उनकी सेवा करते करते नौकरानी सी बन गई थी। कभी कभी मायके जाकर माँ बाप से भी झगड़ पड़ती कि यह कैसी शादी है जिसमें पति साथ नहीं रहता। उसे सिर्फ कमाने की चिंता है, पत्नी की परवाह नहीं कि वह कैसे जी रही है। अब तो लगता है जैसे मैं अभी भी कुंवारी हूँ। मोहित भी दूर बैठकर मेरे लिए उदास होता था, लेकिन उसकी उदासी और मेरी परवाह से क्या फायदा जब वह मेरे पास ही नहीं था। वह कहता, मुझे अपनी तस्वीरें भेजा करो, उन्हें देखकर मैं अपनी थकान मिटा लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल पर मैं उसे देखकर रो पड़ती। वह मुझे सांत्वना देता, कोशिश कर रहा हूँ, अगले हफ्ते छुट्टी मिली तो घर आ जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मोहित हर बार नई उम्मीद जगाकर अगले हफ्ते तक मेरा दिल तोड़ देता था, कहता कि छुट्टी नहीं मिल रही। उसके जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन मोहित को मेरी उदासी देखकर दुख होता। वीडियो कॉल पर मेरे बिगड़े हाल को देखकर वह कहता, पूजा ये क्या हाल बना रखा है, ऐसा लगता है जैसे बरसों से बीमार हो। खुद को सजाओ, नई नई तस्वीरें खींचकर मुझे भेजो। उसकी बात मानकर मैं थोड़ा थोड़ा सजने संवरने लगी। अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर उसे भेजती। मेरी तस्वीरें देखकर वह दीवाना हो जाता, तारीफों के पुल बांधता। मैं शर्मा जाती। मुझे अपनी तारीफ सुनना हमेशा से पसंद था। खूबसूरत थी मैं और बचपन से ही तारीफों की शौकीन। मोहित की दिलकश बातें मेरे सारे दुख भुला देती, लेकिन मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट पसंद नहीं थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा पति तो घर पर रहता नहीं, फिर ये सजना संवरना किसके लिए? मैं घबरा गई। मैंने कहा, मम्मी जी, मोहित वीडियो कॉल पर मेरे उजड़े हाल की शिकायत करते हैं,
इसलिए उनके कहने पर थोड़ा सजती संवरती हूँ। सास पुराने ख्यालों की थी। रमन का मुझ पर इतना प्यार जताना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। माथे पर बल डालकर बोली, मोहित तो दिन में एक बार कॉल करता है, लेकिन तुम तो सारा दिन लिपी पुती फिरती हो। क्या जरूरत है इतना श्रृंगार करने की? घर में जवान देवर और जेठ हैं। इस तरह सजीजी घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा। थोड़ा ख्याल करो। मैं चुप हो गई। घर में मेरा एक देवर और एक जेठ था। मोहित अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, लेकिन मैं घर की पहली बहू थी। जेठ ने अभी शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वह औरतों से बहुत नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही उसने अपनी मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे यह सब कुछ अजीब लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी अपनी परेशानियां क्या कम थी कि मैं जेठ के मामलों में दखल देती। पति पास नहीं थे और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। जब से सास ने मुझे तैयार होने से रोका था, मेरा मूड और भी खराब रहने लगा था। अब जब मोहित का फोन आता, मैं रो पड़ती और कहती, अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे सजने स्वरने पर भी रोक लगा दी है। यह सुनकर मोहित मुझे समझाने लगता, कोई बात नहीं, माँ ठीक कह रही है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार हो तो ज्यादा अच्छा है। घर में मेरे जवान भाई हैं, अगर तुम्हें इस तरह सजाजा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करूंगा, तुम रात को ही तैयार रहा करना और सुबह सादगी से रहना। मोहित की इस सोच से मुझे दुख हुआ। उसे भी मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप करती तो सास टोक देती। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेकअप करने पर और निखर जाती थी। यह सच था कि मेरे देवर और जेठ की नज़र मेरी ओर उठ जाती थी। सास को शायद यह डर था कि पति की गैर मौजूदगी में मैं कहीं भाग न जाऊं। मैं जवान थी, नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद हर लड़की की स्वाभाविक इच्छा होती है अपने पति के साथ रहने की, और जब पति पत्नी एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तो पत्नी का मन इधर उधर भटक सकता है। शायद यही डर सास के मन में था। जब मैं फैंसी साड़ी पहनती, सास तुरंत रोक देती, ऐसी साड़ी पहनने की क्या जरूरत, फुल ब्लाउज पहनो, सिर पर पल्लू रखो, इतनी फुर्ती में काम करने की जरूरत नहीं। घर में जवान लड़के हैं और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें नुकसान में डाल देगी। शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहे करो। शादीशुदा लड़की को भी सावधान रहना चाहिए। शादी का मतलब लापरवाही से रहना नहीं है। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले भी सजने संवरने का शौक था। मैं खूबसूरत थी और खुद को सजा संवारा रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी। पति शिकायत करती तो वह कहते, मम्मी जी ठीक कहती हैं। मैंने मोहित से कहा कि मुझे मायके में रहने की इजाज़त दे दो ताकि मैं खुलकर जी सकूं, लेकिन मोहित इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। वे बोले, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं। अगर तुम मायके चली गईं तो वे कहेंगे कि पति परदेश में है और पत्नी मायके में अय्याशी कर रही है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घर पर मेरी माँ के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। मैं उदास हो गई। मेरी जिंदगी रूखी और फीकी हो चली थी। सास के घर के लोग अजीब थे, ना सीधे अच्छे लगते ना उल्टे। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन सास को कुछ भी पसंद नहीं आता था। मायके जाने की बात करती तो मोहित नाराज हो जाते। मैं जैसे कैद में थी। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था। मोहित से मुझे मोहब्बत थी। वह बेहद खूबसूरत, हैंडसम और प्यार करने लायक था, लेकिन उसके घर वालों से मुझे बहुत परेशानी होती थी। सादे फीके रंगों के कपड़े पहनकर मैं खुद को समय से पहले बुरी महसूस करने लगी थी। मुझे लगता था कि सास बेवजह मुझ पर रोक टोक करती है। मेरा जेठ किसी में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने अपनी मंगेतर को भी तलाक दे दिया था। सास ने बताया कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, पर जेठ ने मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की। मेरा देवर भी बहुत सादा था। वह सुबह घर से निकलता और रात को लौटता, फिर अपने कमरे में ही रहता। ना ज्यादा बात करता, ना बाहर निकलता। उसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन शादी इसलिए रुकी थी क्योंकि सास पहले जेठ की शादी करना चाहती थी। जेठ सबसे बड़ा था और सास उसकी शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। खानदान वाले ताने मारने लगे थे। लोग कहते, आखिर जेठ में ऐसी क्या कमी है कि वह शादी नहीं कर रहा। कुछ तो उल्टी सीधी बातें बनाने लगे कि शायद वह शादी के लायक नहीं है। हालांकि जेठ स्वस्थ और अच्छी शक्ल सूरत वाला था। पता नहीं क्यों उसे औरतों से इतनी परेशानी थी। मुझे भी अब यही लगने लगा था कि शायद मेरे जेठ में मर्दाना ताकत की कमी है।
जिसके कारण वह औरतों को खुश नहीं कर पाता और इसलिए शादी से कतराता है। यह ठीक ही था कि किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है वह शादी ही न करे, लेकिन मेरी सास को यह बात समझ नहीं आती थी। वे बार बार जेठ से शादी करने की जिद करती थीं। जेठ अच्छा कमाते थे। पहले वे मेरे पति मोहित के साथ सऊदी में रहते थे, लेकिन अब घर वापस आकर रहने लगे थे। मैंने कई बार मोहित को जेठ का उदाहरण दिया कि वे गैर शादीशुदा होकर भी घर पर रहते हैं। तुम्हें भी शादी के बाद घर में कोई नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मोहित अजीब इंसान था। मुझे अकेला छोड़कर विदेश में मेहनत मजदूरी करता था। मैं यहाँ दिल जलाती रहती थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। जब मैं ज्यादा परेशान हो जाती तो कहती, बस अब वापस आ जाओ, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। तब वह मुझे समझाने लगता, थोड़ा और सब्र करो, बस थोड़े पैसे जमा कर लूं ताकि घर आकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकूं। हमें भविष्य में कोई परेशानी न हो। मुझे भी यह तन्हाई काटने को दौड़ती है। तुम्हारी याद में रातों को नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ दिन की दूरी है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बड़ा अजीब था। मेरा देवर कमाता, अपना खर्चा खुद करता और बाकी पैसा बचा लेता। जेठ की कमाई से घर का खर्च चलता था, लेकिन मोहित जो कमाता वह सारा पैसा अपने माँ बाप को भेज देता, यह कहकर कि घर आने पर अपना काम शुरू करेगा। मुझे यह ठीक नहीं लगता था। मोहित को अपना पैसा बचाना चाहिए था, क्योंकि घर में पैसे की कमी नहीं थी। जेठ अच्छा कमा रहा था और घर के खर्चे भी पूरे हो रहे थे। फिर सारा पैसा माँ बाप को देने की क्या जरूरत थी। मैंने कई बार मोहित को हल्के शब्दों में कहा कि सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करो, लेकिन मेरी बात सुनते ही वह भड़क उठा। बोला, तुम अभी से तेरा मेरा करने लगी। मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मैं चुप हो जाती। खैर, सास के मना करने पर मैंने सजना संवरना भी छोड़ दिया था, लेकिन रात को जब भी सोने के लिए लेटी, मेरे पति मोहित की याद मुझे बेचैन कर देती। मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते और मैं तकिए को सीने से दबा लेती। मोहित की बाहों में समाने की चाह में मैं तड़प उठती। बेचैनी इतनी बढ़ जाती कि मैं बाथरूम में नहाने चली जाती। कपड़े उतारते वक्त खुद को देखकर मेरे जज्बात और भटकने लगते। धीरे धीरे मुझे अजीब सी आदत लग गई। मैं जब भी नहाती अपनी तस्वीरें खींचने लगी। उन तस्वीरों को देखकर मुझे अजीब सी खुशी मिलती। यह आदत इतनी बढ़ गई कि मैं ज्यादातर समय बाथरूम में ही बिताने लगी। नहाते वक्त अलग अलग पोज में तस्वीरें खींचती। मेरा दिल अब मेरे काबू में नहीं था। एक दिन जज्बातों में बहकर मैंने ऐसा कदम उठा लिया जो एक शरीफ औरत को शोभा नहीं देता। मैं अपनी खूबसूरत संगमरमर सी काया की तारीफें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मर्द मेरे इस फिगर की तारीफ करें। उस वक्त मुझे इस कदम पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कदम मेरी जिंदगी में तूफान ला देगा। मेरी सास की नजर मुझ पर रहने लगी। मैं ज्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज्यादा वक्त बिताती। उन्हें कुछ शक होने लगा था। वो मुझसे सवाल करती और मुझे देखकर उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया। मैं घबरा गई, क्योंकि मोबाइल के बिना मेरा गुजारा नहीं था। तस्वीरें खींचने का शौक मुझ पर हावी हो चुका था। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ता, लेकिन मेरे फोन में ऐसी तस्वीरें थी कि अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। उसी दिन मोहित का मेरी सास के नंबर पर फोन आया। मैंने उसे मोबाइल खराब होने की बात बताई। मोहित ने कहा, चिंता मत करो, बड़े भैया वैसे भी घर के सारे मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर ठीक करवाते हैं। तुम उन्हें फोन दे दो, वो तुम्हारा मोबाइल ठीक कर देंगे। मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा, मेरा जेठ ऐसा मर्द नहीं जो मेरे मोबाइल में ताका झांकी करेगा। मैंने सुबह अपने जेठ को फोन दिया था जो खराब हो गया था। उन्होंने शाम तक उसे ठीक करवा दिया। जब मैं जेठ के कमरे से फोन लेने गई तो सास ने मुझे वहां से निकलते देख लिया। वह एकदम घबरा गई और मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम नवीन के कमरे में क्यों गई थी? मैंने समझाया, मम्मी जी, मेरा फोन खराब हो गया था। मैंने जेठ को ठीक करवाने को दिया था, वही लेने गई थी। लेकिन सास को न जाने क्यों मुझ पर हमेशा शक रहता था। वह मुझे समझाने लगी, बेटी, शादी के बाद लड़कियां पति के बिना भी गुजारा कर लेती हैं। पति परदेश में पैसे कमाने जाते हैं और औरतें ससुराल में रहकर उनकी राह देखती हैं। वे अपनी इज्जत को संभाल कर रखती हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार दरार पड़ जाए
तो वह कभी नहीं भरती। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। तुम्हारा जेठ भी आखिर मर्द है, जवान है, उससे ज्यादा करीबी मत रखो, दूरी बनाओ। उनकी यह नसीहत मुझे बहुत बुरी लगी, पर मैं चुप रही। लेकिन उनकी अगली बात ने मुझे और परेशान कर दिया। वह बोली, तुम अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी सत्संवर कर कमरे से बाहर आती हो, कभी जल्दी जल्दी कमरे में बंद हो जाती हो। नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में रहती हो। मैं हैरान थी कि सास इतनी छोटी छोटी बातें भी नोटिस करती थी। आखिर उन्हें मुझसे क्या दिक्कत थी? मेरी कोई भी हरकत उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। सच तो यह था कि सास ने दुनिया देखी थी। वह एक अनुभवी औरत थी। उन्हें मेरे व्यवहार में बदलाव नजर आ रहे थे। शायद उन्हें लगता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और पति के बिना रहते हुए कहीं राह से भटक न जाऊं। उन्हें अंदाजा था कि मैं अपने पति के बिना अब शायद तन्हा नहीं रह पा रही थी। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मेरे पति मोहित ने बताया, मम्मी अब हर वक्त जिद करने लगी है कि सारा काम धंधा छोड़ो और घर वापस आ जाओ। मुझे हैरानी हुई। पहले तो सास खुद कहती थी, इतना पैसा कमा लो कि अपना कारोबार शुरू कर सको, फिर घर आकर सेटल हो जाना। लेकिन अब वह कह रही थी, सब छोड़कर वापस आ जाओ, यही कोई नौकरी ढूंढ लो। मोहित की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उसकी अगली बात ने तो मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं अपना सिर पीट लेना चाहती थी। मेरी सास ने मोहित से यह तक कह दिया था कि मैं धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रही हूँ। पता नहीं कैसी कैसी अजीब हरकतें करने लगी हूँ। उन्होंने मोहित को जल्दी घर लौटने की सलाह दी ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। मोहित ने मुझसे सवाल शुरू कर दिए, तुम सारा दिन करती क्या हो? मम्मी जी तो अब डरने लगी हैं। मैं क्या जवाब देती? शर्मिंदगी से जैसे जमीन में धंस गई। मुझे लगा मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी है। रोते हुए मैंने मोहित से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से बाहर निकलने से रोकती है, क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ हैं। अब मैं कमरे में बंद रहती हूँ, फिर भी वे मुझ पर शक करती है। अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गलत काम नहीं करती। बताओ मैं क्या करूँ? न घर में खुलकर घूमूं, न मायके जाऊं, न कमरे में बंद रहूं। आखिर करूँ तो क्या? मैं गुस्से से फट पड़ी। गुस्सा मेरा पुराना साथी था। शादी से पहले भी माँ मेरे गुस्से से डरती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ दिखता नहीं था, न मैं किसी का लिहाज करती थी। जो मन में आता वही बोल देती, चाहे कितनी भी बदतमीजी क्यों न हो। शादी के बाद पति की दूरी ने मुझे और चिड़चिड़ा कर दिया। ऊपर से मेरे दिल में एक डर था, एक चोर था, जिसके कारण मैं और घबरा गई। मैं चीख चिल्लाकर खुद को सही साबित करने लगी। मेरे रोने और चीखने से मोहित घबरा गया। उसने सफाई देनी शुरू की, मम्मी को शायद गलतफहमी हुई होगी। वे शक्की मिजाज की हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर देखती हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं मोहित से उलझ पड़ी, तो फिर जल्दी घर लौट आओ या मुझे मेरे मायके भेज दो। इस घर में अब मेरा दम घुटता है। मोहित भी परेशान हो गया। उसने अपनी माँ को फोन करके समझाया, पूजा को रोक टोक मत करो, वह मेरे बिना वैसे ही परेशान है, तन्हाई का शिकार है। उस दिन के बाद मेरी सास ने मुझे रोकना टोकना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन उनकी निगाहें अब भी मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती थीं। मुझे उनके इस बदले रवैये पर हैरानी हुई। 2 सालों में मैं इतना तो समझ ही गई थी कि वे किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देती थीं। फिर भी उनकी खामोश नजरें मुझे बेचैन करती रहती थीं। मैं जब से शादी करके इस घर में आई थी, मेरी सास हमेशा मुझसे सावधानी भरे लहजे में ही बात करती थी, लेकिन अब उनकी हर वक्त मेरे खिलाफ बातें बनाना और मुझ पर शक करना मुझे तंग करने लगा था। मेरी सास हर रात सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पीती थी। उसी को देने मैं उनके कमरे की ओर गई, लेकिन दरवाजे पर ही ठिठक गई। अंदर से जो बातें सुनाई दे रही थी, उनमें मेरा नाम भी था। अपना नाम सुनकर मैं रुक गई। मेरे जेठ और सास कमरे में बंद थे और बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मन हुआ कि जेठ का गिरेबान पकड़ लूं। वह इतना नीच इंसान था, लेकिन मैं बेकार का झगड़ा नहीं चाहती थी। अपने कमरे में लौटकर सिर पकड़कर बैठ गई। उन बातों को सोच सोचकर मैं पागल सी हो रही थी। मैं तो अपने जेठ को बहुत सीधा सादा समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह ऐसा इंसान है। शर्मिंदगी और अपमान से मेरी हालत खराब हो रही थी। पति को बताने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस रात मैं तनाव में जागती रही। तनाव में ही मैंने मोबाइल खोला और अपनी तस्वीरें देखने लगी। अचानक मन में शरारत सूझी कि क्यों न रमन को एक आकर्षक तस्वीर भेज दूं। अगले ही पल मैंने एक खूबसूरत
दिलकश कपड़ों वाली तस्वीर मोहित के नंबर पर भेज दी, लेकिन तभी मेरी सांसें थम गईं। गलती से वह तस्वीर मैंने अपने जेठ के नंबर पर भेज दी थी। मैंने समय देखा, काफी रात हो चुकी थी। सोचा इस वक्त तो जेठ सो रहे होंगे, लेकिन सुबह का इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था। अगर जेठ जाग गए और तस्वीर देख ली तो मैं उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला पाती। तस्वीर ऐसी थी कि कोई गैर मर्द उसे देखे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। परेशानी में मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगी। सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अब क्या करूं। रात के वक्त जेठ के कमरे में जाना मतलब तमाशा खड़ा करना था। मैंने अपनी तरफ से वह तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन डर था कि कहीं वह उनके फोन में सेव न हो गई हो। आजकल की टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि डिलीट मैसेज भी आसानी से देखे जा सकते हैं। मैं बस यही सोचकर परेशान थी कि अब क्या होगा। मैंने सोचा कि क्यों न अपने जेठ के कमरे में जाकर उनका मोबाइल उठाऊं और उस तस्वीर को डिलीट कर दूं। लेकिन फिर डर लगा कि अगर जेठ ने देख लिया तो मुझे गलत समझेंगे। फिर भी हिम्मत करके मैंने कमरे से बाहर झांका। घर में सन्नाटा था, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मेरी नींद उड़ चुकी थी। जब तक मैं वह तस्वीर डिलीट नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलने वाला था। धीरे से मैंने कमरे से कदम बाहर निकाला और जेठ के कमरे की ओर बढ़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था कि अगर सास ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे। चुपके से उनके कमरे में पहुंची। वहां अंधेरा था और जेठ गहरी नींद में सो रहे थे। सावधानी से मैं साइड की मेज के पास गई। किस्मत से मोबाइल वही रखा था। मैंने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करूं? मैंने जेठ की ओर देखा। शायद थोड़ी कोशिश से मैं लॉक खोल सकती थी, लेकिन डर और घबराहट मुझे रोक रहे थे। मैं चुपके से सोए हुए अपने जेठ के पास गई और उनका अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया। फौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया। मैंने जल्दी से अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए गैलरी खोली, लेकिन जैसे ही फोल्डर खुला मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। उनके मोबाइल में मेरी सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो थे। मैं स्तब्ध रह गई। ये वही तस्वीरें और वीडियो थे जो मैंने अकेले में बनाए थे। ऐसी चीजें जिन्हें मैं अपने और मोहित के अलावा किसी और को दिखाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरी आंखें फटीफटी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक पल में मैं समझ गई कि ये तस्वीरें मेरे जेठ ने कहां से ली थीं। अपने राज के खुलने की बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो ये सोचकर उनके कमरे में आई थी कि जेठ को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने अपने जेठ के मोबाइल में अपनी गलत तस्वीरें देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मेरे जेठ ने मेरी सास के कमरे में बैठकर उनके कान भरे थे। वे कह रहे थे, आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, ना जाने यह लड़की किन चक्करों में पड़ी है। माँ, आपको लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसके चरित्र की भी जांच करनी चाहिए थी। उनकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे जेठ मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुके थे। लेकिन जब मैंने उनके मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखी तो सब साफ हो गया। मेरा दिल डर से कांपने लगा। मैं तस्वीरें डिलीट करने ही वाली थी कि तभी मेरे जेठ नींद से जाग गए। मुझे अपने कमरे में और अपने मोबाइल के साथ देखकर वे चौंक गए। गुस्से में उन्होंने मुझसे मोबाइल छीन लिया और बोले, इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरी तस्वीरें क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ। तुम कितने बेशर्म हो कि अपनी भाभी की ऐसी तस्वीरें मोबाइल में रखते हो। मेरे जेठ ने मजाक उड़ाते हुए हंसा और बोले, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई। तुम अपने कमरे में होती हो, मैं तुम्हारी तस्वीर कैसे बना सकता हूँ? ये तस्वीरें तो तुमने खुद बनाई और मुझे दी। उनके झूठ पर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं तुम्हें ऐसी तस्वीरें क्यों दूंगी? जो भी हुआ, अब तुम ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे जेठ ने बड़े लापरवाह अंदाज में टेबल से गिलास उठाया, उसमें पानी डाला और घूंट घूंट पीने लगे। उनके इस रवैये से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ये तस्वीरें डिलीट नहीं करूंगा।
फिर उन्होंने ऐसी बात बताई कि मैं नजरें चुराने लगी। बोले, तुम जानती हो कि ये तस्वीरें मैंने कहाँ से ली? मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। उसे कहूंगा कि तुम गलत औरत हो और हमारे घर में रहने लायक नहीं। वे मुझे धमकाने लगे और आराम से बेड पर तकिए के सहारे बैठ गए। उन्होंने कहा, ये तस्वीरें मेरे मोबाइल में सेव रहेंगी। मैंने भी उन्हें डराने की कोशिश की और कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे पति को सब पता है। ये तस्वीरें मैंने खुद बनाई थी और मेरा किसी गैर मर्द से कोई संबंध नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा जेठ मेरी ओर देखकर हंसा था, लेकिन वह तस्वीर मेरे पास कैसे आई? अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते वक्त मेरे जेठ ने वो तस्वीरें हासिल कर ली थीं। यह देखकर मेरा पति भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरी सास तो पहले से ही मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी और अपने जेठ से विनती करने लगी, कृपया मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो। बदले में तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से अभी निकल जाओ। मेरे जेठ ने मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं रोने लगी। मैं तो यह सोच चुकी थी कि तस्वीरें डिलीट करवाने के लिए मैं उसकी हर बात मान लूंगी, चाहे वह कुछ भी कहे। अगर उसने मेरे साथ रात बिताने की बात भी की होती तो उस पल मैं शायद वह भी कर देती। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मेरे सामने बस वही तस्वीरें थीं जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर अपने पति मोहित तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। अगर यह राज मोहित के सामने आ जाता तो वह मुझे तलाक दे देता। इसीलिए मैं जेठ की हर बात मानने को तैयार थी, चाहे वह जायज हो या नाजायज। लेकिन मेरे जेठ ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। उसे वाकई औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वह इतना सुनहरा मौका हाथ से न जाने देता। मैं अपने कमरे में लौटकर रोती रही। अब मेरा जेठ सावधान हो चुका था। मुझे तस्वीरें डिलीट करने का दोबारा मौका नहीं मिला। मैंने कई बार कोशिश की कि उसका मोबाइल लेकर तस्वीरें डिलीट दूं, लेकिन वह मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं देता था। मैं हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती, विनती करती, मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, लेकिन हर बार वह मना कर देता और गुस्से में मुझे अपने कमरे से निकाल देता। जब मोहित की कॉल आती तो मैं दिमागी तौर पर गायब रहती। वह बार बार पूछता, तुम्हें हुआ क्या है? मैं उसे क्या जवाब देती? एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मोहित को सच बता देना चाहिए। आखिर कब तक मैं डरकर जीती रहूंगी? सच्चाई एक न एक दिन तो उसके सामने आनी ही थी। अगर मेरा जेठ उसे सब कुछ बता देता तो बेहतर होगा कि मैं खुद अपनी तरह से उसे यह सच बता दूं। मैंने डरते डरते मोहित को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें खींची थीं। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, तो इसमें क्या? ये तुम्हारा मोबाइल है और फोटो खींचना कोई गलत बात नहीं। मैंने सहमते हुए कहा, लेकिन मोहित, वो तस्वीरें, वो कुछ अलग हैं। मेरा मतलब है, मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए थीं। वो तस्वीरें मैंने बाथरूम में नहाते वक्त खींची थी। यह सुनते ही मोहित गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, अभी के अभी वो सारी तस्वीरें डिलीट करो। शरीफ औरतें ऐसा नहीं करती। मोबाइल कभी चोरी भी हो सकता है। तुमने ऐसी तस्वीरें फोन में क्यों रखी? अगर गलती से किसी के हाथ लग गईं, तो सारी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मोहित मुझे डांट रहा था, लेकिन मैंने उसे अभी सिर्फ आधा सच बताया था। पूरा सच अगर मैं बता देती तो शायद वह उसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। मैं खुद को कोसने लगी, काश मुझे ये गलत आदत न लगी होती तो आज मैं इस मुसीबत में न फंसी होती। मैं अपने जेठ को मनाने की कोशिश कर रही थी कि एक बार मेरी तस्वीरें डिलीट कर दें। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैंने तौबा कर ली है। लेकिन जेठ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं स्तब्ध रह गई। उनके इरादे जानकर मेरी रूह कांप उठी। मेरा बार बार जेठ के इर्द गिर्द घूमना, चुपके चुपके उनके कमरे में जाना मेरी सास की नजरों में भी आ गया था। सास के होश उड़ गए। वह बोली, बहू, ये क्या चक्कर चला रही हो? हमारे घर में ऐसे रिवाज नहीं। तेरा जेठ कुंवारा मर्द है, उसके खाली कमरे में बार बार क्यों जाती हो? उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सास ने कभी मुझे जेठ की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। वह अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद निभाती थीं। मैंने झूठा बहाना बनाया, मेरा मोबाइल बार बार खराब हो जाता है, उसे ठीक करवाने जाती हूँ। लेकिन सास का शक दूर नहीं हुआ। वह सिर झटक कर बड़बड़ाने लगी, मोहित को जल्दी बुलाती हूँ। तेरा चाल चलन ठीक नहीं लगता। तू मेरे घर का माहौल खराब कर रही है।
मैं शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ी थी। सास को क्या बताती कि मैंने क्या गलती कर दी थी। मेरा जीना दूसबार हो चुका था। 1 महीना बीत गया था और मेरा जेठ अब मुझे अपने कमरे में बुलाता, जी भरकर ब्लैकमेल करता। हर बार मैं उसके कमरे में जाती और रोते हुए बाहर निकलती। पूरा महीना इसी तनाव में गुजर गया। जब भी मौका मिलता मैं जेठ से विनती करती, अब मुझ पर दया करो। तुमने 1 महीने तक मुझ पर जुल्म ढाए। मैं घुट-घुट कर रोती रही। फिर भी तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? मगर जेठ का दिल नहीं पिघला। अब सास को भी मुझ पर शक होने लगा था। तभी 1 महीने बाद मेरा पति मोहित घर लौट आया। उसे देखकर मैं पत्थर की मूर्ति बन गई। खुशी की जगह मेरा दिल डर से सूख गया। जब मोहित हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया, मैं डर से सफेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं थी जैसी वह मुझे छोड़कर गया था। अगर उसे मेरा सच पता चलता तो वह मुझे तलाक दे देता। यही सोचकर मेरा दिल टूट रहा था। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला और चेहरे पर नकली मुस्कान सजाई। मेरा दिल अंदर से रो रहा था। काश मैं पहले की तरह पवित्र और निष्कलंक होती तो आज मोहित के आने की खुशी मना रही होती। मोहित मेरे लिए ढेर सारा सामान लाया था। वह बोला, तुमसे इतना समय दूर रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी न झेलनी पड़े। वह मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने उसका इंतजार किया। उसकी बातें सुनकर मैं शर्मिंदगी से रो पड़ी। मैं अपने गुनाह के बोझ तले दबी थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रहा था। मेरे रोने पर मोहित परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? अब तो मैं आ गया हूँ, फिर क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोला, ये खुशी के आंसू हैं। मोहित के आने के बाद भी मैं जेठ से अकेले में यही गुहार लगाती, मुझ पर दया करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं एक साधारण लड़की हूँ, गलती से पाप कर बैठी, लेकिन अब पछता रही हूँ। जेठ ने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई मोहित को जरूर बताऊंगा। अगर वह इतना बड़ा दिल रखता है कि सब कुछ जानकर भी तुम्हें माफ कर दे, तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मैं कभी तुम्हारी राह में अड़चन नहीं बनूंगा। मैं एक गैर मर्द हूँ और मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसी औरत को अपने घर में रखूं जो मेरे भाई के अलावा दूसरों के सामने भी खुद को पेश करती हो। मगर हो सकता है मेरे भाई का दिल इतना उदार हो कि वह तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी माफी न देता। जेठ के ये शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई। पहले ही दिन जब मैं उनके कमरे में गई थी, तभी से वे मुझे अपमानित और हैरान कर रहे थे। जब मैंने उनसे मेरे वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने को कहा, तो जेठ ने तुरंत जवाब दिया, मुझे अब मोहित का इंतजार है। मैं उसे तुम्हारा ये कारनामा जरूर दिखाऊंगा। अगर मैंने खुद मोबाइल ठीक न किया होता तो मुझे कभी पता न चलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम कर रही हो। मैं अपनी गलती पर सर पकड़कर रो पड़ी। अपनी तस्वीरें डिलीट करवाने के लिए मैंने जेठ के सामने खुद को भी पेश कर दिया था। मेरे इस प्रस्ताव पर जेठ स्तब्ध रह गए और बोले, तुम वाकई बहुत नीच लड़की हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ तस्वीरों तक सीमित हो, लेकिन तुम तो अपना शरीर भी मुझे सौंपने को तैयार हो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करने को राजी हो तो किसी और मर्द के साथ भी कर सकती हो। तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम एक धोखेबाज और चरित्रहीन औरत हो जो पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से सुख तलाशती है। इतने अपमान से मैं टूट गई, लेकिन जेठ ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। उल्टा गुस्से में बोले, मैं तुम जैसी औरत को छूना भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। मैं भी उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी। जानती हो क्यों? क्योंकि वह चरित्रहीन थी। उसके दूसरे मर्दों के साथ संबंध थे। तभी से मुझे औरतों से सख्त नफरत है। क्या हमारे भाइयों के नसीब में ऐसी ही औरतें बची हैं? मैं अपने भाई के घर में ऐसी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा भाई विदेश में तुम्हारे सुख के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। जेठ ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मोहित और जेठ थे, तब जेठ ने मेरी सारी सच्चाई मोहित के सामने खोल दी। उन्होंने बताया, तुम्हारी पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक आईडी बनाई और उस पर ये तस्वीरें डालीं। जब उसका फोन खराब हुआ तो उसने मुझे फोन ठीक करने को दिया। फोन चेक करते वक्त मैंने उसकी आईडी देखी और स्क्रीनशॉट ले लिए। मैंने तो अपनी आईडी डिलीट कर दी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत है।
मैं रोते हुए अपने पति मोहित से अपनी गलती की माफी मांग रही थी। मैंने आंसुओं भरी आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी आईडी डिलीट कर दी है, मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं बार बार विनती करती रही, लेकिन मोहित का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर पहुंची। एक छोटी सी गलती ने मेरा सुहाना घर उजाड़ दिया था। माँ ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने भी मुझे डांटा। वे बोली, कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी अपनी खूबसूरती किसी और को दिखाए। तुमने तो हद कर दी। उनकी बातें सुनकर मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी। मोहित के बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अकेलापन दूर करने के लिए मैंने गलत रास्ता चुना था, यह सोचकर कि शायद इससे समय कट जाएगा, लेकिन इस गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिंदगी से तंग आकर मैंने अपने हाथ की नस काट ली। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। जब मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। सामने मोहित बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके पीछे मेरा जेठ भैया भी खड़े थे। मैंने नजरें चुराई, मेरे आंसू तकिए में समा रहे थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मोहित, मैं अब जीने के काबिल नहीं। मैंने तुम्हारा मान तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन खुद को बहलाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा फैसला सही है। मुझ जैसी औरत को तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, पूजा, तुमने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत को कम कर दिया है, लेकिन भैया के समझाने पर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। याद रखना, अगर भविष्य में जरा सी भी गलती मेरी नज़र में आई तो वो तुम्हारा मेरी जिंदगी में आखिरी दिन होगा। मोहित के इतने बड़े दिल ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मुझे माफ कर दिया था, एक मौका दिया था। मोहित कमरे से बाहर चला गया, लेकिन भैया रुके रहे। वे मेरे बेड के पास आए और बोले, पूजा, मैंने मोहित को सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों और तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। मैंने ये नहीं बताया कि तुमने अपनी तस्वीरें डिलीट करवाने के चक्कर में मेरे सामने खुद को पेश किया था। अगर मैंने ये सच्चाई मोहित को बता दी होती तो शायद वो तुम्हें कभी नहीं अपनाता। मैंने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि तुमने जो भी किया वो सिर्फ तस्वीरों तक सीमित था। तुमने कभी किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध नहीं बनाए। पूरी सच्चाई जानने के बाद ही मैंने ये बात मोहित से छुपाई। तुम अभी सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर जरा सा भी शक हुआ, मैं खुद सारी सच्चाई मोहित को बता दूंगा और तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मैंने अपने जेठ का तहे दिल से धन्यवाद किया। वह वाकई में बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी कि उनकी जिंदगी में एक अच्छी और वफादार लड़की आए। कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई। मैंने अपने सारे गलत शौक छोड़ दिए और पूरे मन से मोहित और अपने ससुराल की सेवा में जुट गई। मैं नहीं चाहती थी कि मोहित या ससुराल में कोई मुझे दोष दे या मेरी ओर उंगली उठाए। मोहित को मेरा यह बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया और मुझे दिल से अपना लिया। उसने मुझे वह प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैंने अपने पति की मजबूरी को नहीं समझा और अपनी तन्हाई मिटाने के लिए गलत रास्ते चुन लिए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि लड़कियों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, इसे संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी इज्जत को तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में मोहित जैसा सच्चा और प्यार करने वाला जीवन साथी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा